जनरल असेंबली के इजलास का खिताब करेंगे। इसके साथ साथ साइड लाइन्स पे उनकी बड़ी अहम मुलाकातें जो हैं वो मुतवक्को हैं। फ्रांस के सदर से, ईरान के सदर से उनकी मुलाकात मुतवक्को है। यूएन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन क्लाइमेट चेंज जॉन कैरी से वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात है। बिल गेट्स के IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात है। और ये साइड लाइन्स पे जो मुलाकातें हैं, ये इससे पहले जो उन्होंने वो दौरे किए जिसमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी उनकी मुलाकात हुई या टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान साहब से मुलाकात हुई। इनका मकसद जो इस वक्त है, और पाकिस्तान की पूरी जो मशीनरी है और या खारजा पॉलिसी की जो मशीनरी जो इस वक्त बाहर वज़ीर आज़म को असिस्ट कर रही है, टॉप प्रायोरिटी जो एजेंडा है वो किस तरीके से हम अपने सैलाब मुतासरीन की मदद करें, आलमी बरादरी की तवज्जो इस तरफ मरकूज करवाएं, और जो कमिटमेंट्स इस वक्त आलमी बरादरी, ममालिक, आलमी इदारे दे चुके हैं उनको ये बावर कराया जाए कि अपनी कमिटमेंट्स जल्द अज जल्द पूरी करें। अगरचे पाकिस्तान के साथ जो प्लेजेस उन्होंने किए हैं वो इतनी तादाद में नहीं है कि जैसे UN सेक्रेटरी जनरल भी बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इतनी बड़े पैमाने पर तबाही उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। इसके साथ जो एक और एजेंडा इसी से जुड़ा हुआ वो क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसमियाती तब्दीली, और इसमें बार बार पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो ये हमें कहती हुई नजर आ रही है कि पाकिस्तान अगरचे माहौल को आलूदा करने में बहुत ही कम, ना होने के बराबर पाकिस्तान का किरदार है, लेकिन पाकिस्तान उन चंद ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जो सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, और वो बड़े ममालिक जो इस वक्त सबसे ज्यादा आलूदगी फैला रहे हैं और मौसमियाती तब्दीली में अपना किरदार और बड़ा बुरा किरदार अदा कर रहे हैं, वो अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे। पहले क्योटो प्रोटोकॉल को जिस तरीके से नाकाम बनाया गया, उसके बाद जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ उसमें भी एक वक्त आया कि अमेरिका ने पुल आउट किया, फिर दोबारा अमेरिका उसमें वापस आया, लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज से अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए वो नहीं हो रही। और आइंदा आने वाले अरसे में, सालों में जो क्लाइमेट चेंज है या मौसमियाती तब्दीली है, ये पाकिस्तान जैसे ममालिक की सिफारतकारी का एक बड़ा अहम जुज बनने जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने आप को बचाना है। हम अपने तौर पे तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन ममालिक का हम क्या करें कि जो अगरचे हमारे रीजन में भी हैं या बैन अवी तौर पर माहौल को आलूदा करके पाकिस्तान जैसे ममालिक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और कुछ बात क्रिकेट की भी प्रोग्राम के आखिर में करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो डॉक्टर आसिफ जावेद साहब, माहिर मौलियात हैं, PhD की है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, आजकल तदरीस के सिलसिले से वाबस्ता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आलमी उमूर पर गहरी नजर रखते हैं, IR एक्सपर्ट हैं। सर आपको भी बहुत शुक्रिया। जमील अहमद खान साहब फॉर्मर एम्बेसडर हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं। जमील अहमद खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों हजरात की इजाजत से जमील साहब से मैं आगाज करूं। जमील साहब, वजीर आजम का बड़ा हेक्टिक एक एजेंडा है, बड़ा हैवी एजेंडा है, इसमें उनके खिताब के साथ साथ जो साइड लाइन्स पे मीटिंग्स हैं, तो अब ये सारा कुछ ओवरशैडो हो गया पाकिस्तान में सैलाब से। माजी में 2010 में जब सैलाब आया तो क्या इसको क्लाइमेट चेंज, तो जाहिर है उस वक्त से मामला चल रहा है, तो इतनी अच्छे और बेहतर अंदाज में सिफारतकारी हम क्यों नहीं कर पाए कि पाकिस्तान को जो मसाइल हैं, और अब फिर एक दफा सैलाब की हम जद में, और अब हम दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश करें कि वो जो 10 साल का अरसा थोड़ा सा रह गया उसमें क्या चीज रह गई और अब हमने आगे क्या करना है। जमील साहब देखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो इस वक्त प्रॉब्लम्स आने वाले सालों में, बल्कि अब जो शुरू हो गए हैं, वो है ज़ाहिर है क्लाइमेट तो है ही है, पॉपुलेशन है हमारे लिए जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का सिलसिला है, हम इन चीज़ों को इतनी प्रायोरिटी देते नहीं है। और फॉरेन पॉलिसी क्या है? फॉरेन पॉलिसी वही चीज़ें हैं कि जो जितनी आप मुस्तहकम और जितनी आपकी पॉलिसी मुस्तहकम होगी अपने मुल्क में, उसी को आप प्रोपेल करते हैं दूसरे मुल्क में अपने अपने डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म से। तो वो उसमें थोड़ी कम आएगी और कुछ कमी रह गई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस दफा जो ये सिलसिला 2010 से अगर आप मुवाजना करें और अब जो 2022 में बरसात की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इतनी तबाहकारी आई है, इसमें अगर हम एक चीज सिर्फ कर लें, और जो कि किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी उसका उन्होंने जिक्र किया है, आज सेक्रेटरी जनरल ने जो अपनी स्पीच की है उसमें जिक्र किया है पाकिस्तान का नाम लेके और यहाँ की तबाहकारियों का नाम लेके और यहाँ का बता के कि पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन 1% से भी 1% से भी कम है, और उसकी तबाहकारियां जो है वो इतनी ज्यादा उस पर हुई हैं। और जब वो यहाँ थे तो आपको याद होगा, और मैं अभी आ रहा हूँ कि हमें करना क्या चाहिए, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि वी हैव टेकन राइवलरी विद द नेचर एंड नेचर इज नाउ स्ट्राइकिंग बैक बट एट अ रॉन्ग टारगेट। तो वो रॉन्ग टारगेट पाकिस्तान हो गया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अगर हम
इस चीज को बेस बनाते हुए कि जो सेक्रेटरी जनरल ने आके यहाँ गुफ्तगू की, वो बजाते खुद हमारे फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत कलीदी नुक्ता हो जाता है। और उसी को अगर हम 3 तरीकों से करें, पहला तरीका ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, जिसमें हम दुनिया के जो अहम ममालिक हैं, जो डोनर कंट्रीज हैं, वहाँ हम बाकी सेमिनार करें, पब्लिक डिप्लोमेसी करें और वहाँ ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस दें, तो फिर उसमें बॉटम अप प्रेशर होता है। दूसरा इसका तरीका है वो है इसमें ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के अलावा पब्लिक डिप्लोमेसी, उसको आप वहाँ के ज़राए ब्लॉक के जरिए लोगों को अवेयर करते हैं और फिर बॉटम अप प्रेशर होता है अन ममालिक पे। तीसरा और सबसे अहम नुकता जिसका आपने भी अपने इंट्रो में जिक्र किया, जो पेरिस अकॉर्ड है, उसमें $97 बिलियन जमा होके पड़े हुए हैं अब भी, और उसका मकसद यही था कि वो ममालिक जो कि लेस डेवलप्ड हैं, जिनकी कार्बन ग्रीन हाउस गैसेज बहुत कम है, इमिशन बहुत कम है, उनको हम उनकी मदद करें ताकि वो क्लाइमेट चेंज से नबरदागमा हो सके। तो हम इन 3 पाथ पर, मेरा ख्याल है कि अब हुकूमत को ये करना चाहिए। कुछ इशारे नजर आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के यहाँ जाने से, और कुछ SCO की जो गुफ्तगू उन्होंने की और स्पीच की, और खास तौर पर यह प्लेटफॉर्म जो है जनरल असेंबली का 7वां इजलास, ये चैप्टर 4 अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है, उसके तहत ये किया जाता है। और इसमें पूरे दुनिया के जो सरबराहान और दूसरे हेड ऑफ गवर्नमेंट आए होते हैं, उनसे इंटरएक्शन के वक्त वो गुफ्तगू जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक कलीदी हिस्सा बन जाता है, जैसे इस वक्त फ्लड है, उसकी मजीद अवेयरनेस और उसको मजीद। लेकिन सर आप ये नहीं समझते कि यूएन जनरल असेंबली में जो भी डिक्लेरेशंस आएंगी, करारदादें पास होंगी या जो भी फैसला होगा वो बाइंडिंग नहीं होगा अनटिल अनलेस सिक्योरिटी काउंसिल को इंडोर्स ना करे या सिक्योरिटी काउंसिल के फोरम पे आप उसको ना लेके जाएं? ठीक है, आप बताएंगे, एक बहुत बड़ा फोरम है, प्लेटफॉर्म है आपके लिए, लेकिन ये मसला ऐसा है जस्ट लाइक टेररिज्म के, इसमें कुछ चीजें बाइंडिंग होनी चाहिए इन ममालिक पे, और यूएन के अम्ब्रेला के नीचे हो तो यही एक आपको फोरम मिलता है। जी हाँ, तो इसी में दिया हुआ है, इसी जनरल जो चैप्टर 4 है उसमें दिया हुआ है कि जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन जब पास होता है और उस रेजोल्यूशन पे पास करके अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल को भेजें, तो सेक्रेटरी जनरल उसको एजेंडा बनवा सकता है सिक्योरिटी काउंसिल में। अब सिक्योरिटी काउंसिल में क्लाइमेट चेंज ऐसी चीज है कि जिसको अगर सही मायनों में उसके अल्फाज को तरतीब दे के रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल के अगर उसको पेश किया जाए, तो उसमें इसका वीटो होने के चांसेस। एक पैराडॉक्स भी तो देख लें ना कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स बैठे हैं वही सबसे बड़े पॉल्यूटर्स हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे उनसे? देखें, उस दायरे में रहते हुए ड्राफ्टिंग की जाती है रेजोल्यूशंस की, उस दायरे में रहते हुए आपने उन ममालिक को इंगेज करना होता है। जैसे कश्मीर के मामले में हम अब तक इंगेज नहीं कर सके उन ममालिक को, लिहाजा परमानेंट मेंबर्स हमारे साथ नहीं है, लिहाजा हम उस मसले को हल नहीं कर सके। लेकिन क्लाइमेट चेंज ऐसा है कि इस पे हमारे पास इंटरनेशनल लॉ यानी एग्रीमेंट जिसका आपने जिक्र किया, पेरिस अकॉर्ड है, उससे पहले क्योटो था, तो उसमें अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारी बाइंडिंग्स हैं ममालिक पर, और अगर उन बाइंडिंग की को खिलाफवर्जी करता है तो हम उसको चैप्टर 5 यूएन चार्टर के चैप्टर 5, चैप्टर 6 और अगर बहुत हद से पानी गुजर जाए तो चैप्टर 7 तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये एक वाइकेरियस लाइबिलिटी है। लॉ में कहते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द कंट्रीज के इमिशन नहीं कर रहे हैं जो कंट्रीज, उनके ऊपर उसकी आफत आ रही है। तो इसको अगर हम बहुत मोहतात तरीके से और बहुत एग्रेसिव तरीके से इसको आगे लेके चले तो इसकी मुखालिफत न होने के बराबर होगी, मैं वापस आता हूँ सर आपके पास। डॉक्टर साहब, ये कि पहले तो शुक्रिया एक दफा फिर आपका तशरीफ आवरी का। डिबेट अब ये हो रही है कि जी अगर हम डैम बना लेते तो ये सैलाबी पानी जो है उसमें जमा हो जाता, बजाय तबाही बनाने के आगे सालों हमारे काम आता। हम दरख्त लगा लेते तो फिर ये मसला ना होता। हम नदी नालों या दरिया के किनारे जो गैर कानूनी तजावुजात हैं वो खड़ी ना करते या हटा देते, तब भी तबाही कम आती। इस तरह की डिबेट आपने भी सुनी होंगी। इतने बड़े पैमाने पर जो डिजास्टर है इसके लिए हम यकीनन तैयार उस तरीके से नहीं थे, लेकिन ये डिबेट जो है इस मौके पे ये बातें करना आपके ख्याल में मुनासिब है या इसके हट के हमें कुछ चीज़ सोचनी है? इस तरह है जी कि जो क्लाइमेट चेंज का है, जिस तरह भी इन्होंने बात की, पेरिस अकॉर्ड की बात की, वहाँ पर लीगल बाइंडिंग्स की बात है, एमिशंस में कट डाउन करने की बात है, लेकिन वो कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है, वो डेवलप नेशन को तो करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। मैं हमेशा से इस बात पर फोकस करता हूँ कि
हमें डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिसीज रखनी चाहिए। डेवलप्ड नेशंस के लिए अलग पॉलिसीज होनी चाहिए और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान है उनके लिए अलग पॉलिसी होनी चाहिए। फिर ऐसे कंट्री जो कि ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं उनके लिए डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिसीज होनी चाहिए। अब इस तरह आपने कहा कि भाई हमने तजावज़ात बनाई या हम डैम बना लेते, इसको मैं कहूँगा क्लाइमेट चेंज में दो चीज़ें होती हैं, या मिटिगेशन करें, आप इमिशन रिडक्शन करके उसके इफेक्ट को मिटिगेट करें, या फिर आप फिर अडेप्ट करें अपने आप को। तो जो आपने मेजर्स कहे ये बेसिकली अडेप्टेशन मेजर्स हैं जो कि हमें करने चाहिए थे और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस अडेप्टेशन में हमारी मदद करनी चाहिए। जब बहुत से अडेप्टेशन मेजर्स हो सकते हैं, सिर्फ ये नहीं है। देखिए फ्लड जो इंसान वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्लाइमेट चेंज क्या करता है इसको एग्जैजरेट करके, तो उसमें अब जो इसकी तबाही का जो है कितनी नुकसान ये पहुंचाता है ये डिपेंड करता है, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, आपकी उस पर डिपेंड करता है कि आपके मतलब तजावज़ात हैं नहीं है, अर्बन एरिया बड़ा है नहीं बड़ा, आपने कोई मेजर्स लिए नहीं, उससे तबाही का अंदाजा होता है। और डिजास्टर जितने भी होते हैं वो काफ़ी मतलब है बड़े अच्छे अच्छे नेशंस जो डेवलप नेशंस हैं वो डिजास्टर का मुकाबला नहीं कर पाते। अब इस स्टेज पे हमारे पास जो ऑप्शन है, अभी तो देखें हम वो डिजास्टर की स्टेज से गुजर रहे हैं, हमें रिहेबिलिटेशन चाहिए, पूरी दुनिया की आंखें पाकिस्तान पे हैं, प्राइम मिनिस्टर UNGA में है, यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल थे वो भी पाकिस्तान आए, उन्होंने विजिट किया, आई विटनेस हैं बहुत सी चीज़ों की तबाहियों की। लेकिन मसला अब यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। अब हमें देखें हर जगह पैसों की बात हो रही है कि हमें इतने मिलियन रुपीज़ मिल जाएँ, इतने डॉलर्स मिल जाएँ, तो ठीक वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं बात करूँगा लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की। मतलब अगर पैसे मिल गए, लोग रिहेबिलिटेट हुए, तो क्या हम इशू को सबसाइड कर देंगे? हमें होनी चाहिए, क्योंकि अब देखें अब तो इशू है तो हर कोई बंदा आपको शायद पैसे देने के लिए तैयार हो। पाकिस्तान में बड़े मुखैया हज़रात हैं जो कि मदद करते हैं, जो कि करते रहेंगे और वो इस क्राइसिस में, लेकिन जब ये क्राइसिस ओवर हो जाएगा इमीडिएट मतलब आफ्टर मंथ और 2 और आपकी रिसर्च सर क्या कहती है कि ये जो तब्दीली हो रही है, एक डिजास्टर हम फेस कर चुके हैं बल्कि कर रहे हैं, आइंदा आने वाले सालों में मतलब ये कोई इसकी प्रिडिक्शन की जा सकती है या ये बहुत ही मुश्किल काम है कि इस लेवल पे जो तबाही आई है? देखिए क्लाइमेट चेंज की साइंस जो है ना दैट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। अमेरिका ने पहले क्योटो प्रोटोकॉल साइन नहीं किया, फिर उसके बाद पेरिस अकॉर्ड से बैकआउट किया, बाइडन जब आए हैं तो उन्होंने अमेरिका को वापस लेकर आए, तो उसकी एक रीज़न जहाँ पर इकोनॉमिक वजूहात हैं वहाँ पर कुछ साइंटिफिक रीजंस भी हैं। जो मॉडल्स यूज होते हैं क्लाइमेट मॉडलिंग में, प्रेडिक्शंस में, तो वो 50% आप समझिए कि उनकी एक्यूरेसी होती है नॉर्मली, 50% वी आर श्योर। तो फिर वो अमेरिकन साइंटिस्ट भी कहते हैं जब आप 50% श्योर हैं तो मतलब है फिर आप जब क्लाइमेट चेंज जाहिर सी बात जब मिटिगेशन करते हैं तो आपने इमिशंस में रिडक्शन करनी है, इंडस्ट्रीज के आवर्स कम करने पड़ेंगे, व्हीकलर इमिशंस कम करनी होंगी, रिन्यूएबल पे जाना पड़ेगा। तो क्या हमारे पास अल्टरनेट सोल्यूशन है जो कि हम इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए उसको टैकल करें, और फिर होते हुए कि मतलब है कि साइंस भी इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई। जो प्रेडिक्शंस की गई थी काफ़ी हद तक अब उसके जो प्रैक्टिकल कंसिक्वेंसेस वो मतलब हमें नज़र आ रही है इस वक्त, तो इसलिए ये काफ़ी डिबेटेबल है। लेकिन अब मेरे ख्याल से जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं हम जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि एक बड़ा प्रिंसिपल है, बड़ा अच्छा किस्म का प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, जिस चीज़ के बारे में साइंस बिल्कुल क्लियर नहीं है तो बेटर टू टेक प्रिकॉशंस। अभी हम स्टूडियो पहले ही डिस्कशन कर रहे थे, आपने एक बात की थी कि मैं जब इंग्लैंड में पढ़ता था बैक इन 2003 और 4 में, तो वहाँ पर हमने देखा था कि तंजानिया में एक कहद आया था बहुत बड़ा। तंजानिया में कहद आया था तो US ने वीट भिजवाई थी एंड दैट वीट वाज जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन उस वीट के बारे में ये नहीं पता था कि ये गुड है या बैड है हेल्थ के लिए, तो तंजानिया के प्रेसिडेंट ने वो वीट वापस कर दी थी। यूरोपियन कंट्रीज ने उनको वो वीट भिजवाई जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं थी। तो अब उसमें क्या है कि प्रिकॉशन, जिस चीज़ के बारे में साइंस अब क्लियर नहीं है तो हम प्रिकॉशंस लें, तो हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए बेशक साइंस क्लियर हो ना हो। अब तो काफ़ी कंसिक्वेंसेस देख लिए हमने। बिल्कुल ठीक। सैयद मोहम्मद अली साहब, वजीर आजम साहब वहाँ गए हैं, प्लेज डिमांड रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया से और सेक्रेटरी जनरल से भी बात की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि इनको लोग पैसे नहीं दे रहे, आलमी बरादरी इस वक्त की मौजूदा हुकूमत उस पर ट्रस्ट नहीं करती, इस किस्म के सियासी स्लोगनेयरिंग चल रही है। आपके ख्याल में ये कितना बेहतर है या गलत है? क्योंकि इस मौके पे तो हमें हर तरफ से जहाँ से मदद मिले लेने की कोशिश करनी चाहिए अपने सलाह मुतासिरीन के लिए। तो इस स्टेज पे कि जब आपका हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक मिशन पे गया है और पीछे से अगर आप ये बात करें तो ये मुनासिब आपको लगती है कि नहीं? बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि देखिए इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन से दो चार है। इन्वायरमेंट के हवाले से भी जिस तरह बात हुई, इकोनॉमिकली भी, और इस वक्त जो दुनिया की सियासत है उसमें भी देखें यूक्रेन वॉर और रिसेंट जो क्राइसिस ताइवान के हवाले से था उसमें एक पोलराइज्ड एनवायरनमेंट नजर आता है। तो ये जो तीनों ट्रेंड्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंक्रीजिंग पोलराइजेशन,
क्लाइमेट चेंज की वजह से and it is having a significant ramification upon the global economies and social welfare. These developments have proven once again as to how important energy supply security is. And as Turkey, ever since the beginning, we have been focusing on energy not as an issue of competition, but an area for cooperation. Right next to our need, we have revived many projects which would support energy security not only in our region, but also on a global scale. And with the recent developments, our stance had been confirmed. The process that we're going through has also risked food supply security. This is the 21st century, and we have reached the highest extent of financial and technological opportunities. However, in this day and age, still 1/5 of the world is crippled in the hands of poverty and hunger. With the recent developments, the world was aiming to reach zero poverty and hunger in the year 2023 as a part of the Sustainable Development Goals. But it seems like we are getting away from our prospective achievements. This is the day and age where we need to shed a light on our path, and that can only be possible through international cooperation and solidarity, and we need to assume a just and fair approach towards one another. Against the challenges that identify our common fate, we need to move together. As Turkey, we are willing to showcase this will, as we have done during the pandemic and during the crisis of climate change. Also, we have proven our stance while we were fighting against the crisis created as a result of the Russian-Ukrainian conflict. The Ukrainian conflict is exceeding the 7th month threshold, and we think that the war will never have a triumph, and a fair peace process will not have a loser. This is important because we are always underlining the significance of diplomacy in the settlement of the disputes through dialogue once and for all. That's why we got together the parties in Antalya Diplomacy Forum and then in Istanbul to become facilitators in a reconciliation process. As a result of the heavy efforts that we had invested together with the Secretary General, we've managed to export Ukrainian grain through the Black Sea, finding its way to the rest of the global markets. Istanbul Convention that allowed this export is still very much vital, and the exports are gaining momentum as time goes by. This is a critical agreement that was undertaken jointly with the United Nations, and this is one of the greatest accomplishments of the United Nations in the recent decades. And I think the international community revived its confidence in the United Nations as a result of Istanbul Convention, because Istanbul Convention proves once again that negotiations can yield results, especially in issues which are vital to all the parties involved. And the similar approach has been assumed by us when it comes to the Zaporizhzhia nuclear power plant that is threatening the security of the entire globe. ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان اقوام متحدہ کے افتتاحی سیشن سے خطاب کر رہے ہیں. اپنے خطاب میں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں یوکرین اور روس کے تنازع کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے, مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی. دنیا کو غربت اور افلاس کا سامنا ہے. یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. تیری مٹھی میں بند مٹھی کو تو کھول,
और खेल मुयस्सर तुझको, तू खाली मुंह से बोल। भाग लपट लपट झपट, भाग लपट लपट झपट, भाग लपट लपट झपट, भाग लपट लपट झपट, भाग लपट। Arena Sports City Residencia, Lifestyle of Champions. मस्जिद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 04211333987, a project of Al Jaleel Developers. 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, बुकिंग सिर्फ 1,75,000 रुपए से और बकाया 5 साल की आसान अक़सात, माहाना किस्त 11,000 रुपए से। Arena Sports City Residencia, Lifestyle of Champions. 04211333987, बुकिंग सिर्फ 1,75,000 रुपए से, माहाना किस्त सिर्फ 11,000 रुपए से। Arena Sports City Residencia, Lifestyle of Champions. 04211333987. होगी कश्मीर पे हम ज़ाहिर से रेस करेंगे, हमेशा रेस करते हैं, लेकिन उसमें होता है कि कश्मीर पे अगर इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म भी मौजूद हो तो दोनों तरफ जज्बात मुश्तइल होते हैं और थोड़ा सा गर्मा गर्म बातें हो जाती हैं और सिर्फ अखबारों की हेडलाइनें बच जाती हैं, उससे आगे तो कभी भी कुछ नहीं होता। इस दफा वो नहीं होगा, इसलिए कि इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नहीं आ रहे हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म ही हमारे बोलेंगे कश्मीर पे। उसमें ह्यूमन राइट्स का भी जिक्र कर देंगे जैसे कि मोहम्मद अली साहब ने कहा, और उसमें चूंकि पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी हुई थी इस्लामोफोबिया के हवाले से, तो उसका भी जिक्र कर सकते हैं जैसे कि हम फॉरेन मिनिस्टर ने किया। मतलब मेरा ख्याल है कि नई बात जो है वो फ्लड होगी। अच्छा, फ्लड के हवाले से एक सवाल करूं, आपने बहुत से ग्लोबल इवेंट्स यकीनन कवर किए हैं एज अ जर्नलिस्ट, जो वर्ल्ड रिस्पॉन्स आना चाहिए था या जो एक्सपेक्टेशंस थी वो क्यों नहीं आया? नंबर पहली अगर एक जुमले में कहें, मैं कहूँगा यूक्रेन। लेकिन जो इमदाद आती है, ज्यादा कमिटमेंट आती है, वो आती है वेस्ट से, उसके बाद आती है मिडल ईस्ट से। मिडल ईस्ट जो भी वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करता है, तो इस दफा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, खासतौर पर अमेरिका, उसके अलावा दीगर भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो प्री ऑक्यूपाइड हैं। उनका सारा जो फोकस है वो है यूक्रेन पे, तो वो एक बड़ी वजह जो रोक रहा है। दूसरी ये है कि दुनिया, आपने खुद देखा है कि सारी दुनिया एक तरह के रिसेशन में है। उस तरह का अमेरिका में मसलन जब आप भी आए थे, मोहम्मद अली साहब यहाँ रह चुके हैं, आपको याद होगा कि मसलन इनका जो डिपार्टमेंट है जो मीडिया की चीज करता है, वो बहाने ढूंढते थे आपको कहीं ट्रिप पे ले जाने के। हैं आप कहीं नहीं ले जाते, उनके जो खाना पीना सर्व होता था उनके मीडिया सेंटर पे वो नहीं होता, जो उनके अपने अमेरिकन जर्नलिस्टों को जो आगे पीछे लेके करते वो नहीं होता। हर जगह एक जो है बचत का ज्यादा वो है, तो उसकी वजह से भी लोग रुक रुक के आप कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। फिर और भी क्राइसिस दुनिया में दूसरे मुकाम पे अफगानिस्तान का कभी बहुत बड़ा मसला चल ही रहा है। इस वक्त अमेरिका में अगर आप आए तो अमेरिका में ड्रोन के सबसे बड़ा मसला अफगानिस्तान नजर आता है, इसकी बहुत बड़ी तादाद में रिफ्यूजीज आ गए हैं, उनके इसके मुताबिक काफी। अच्छा, एक सवाल इसी पे जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कि रियल पॉलिटिक्स को थोड़ी देर साइड पे अगर हम रख दें, ये यूक्रेन वॉर तो चलें एक मैन मेड क्राइसिस है, ये जो शराब है मतलब इससे आप लड़ नहीं सकते, नोबडी कैन फाइट विद द मदर नेचर। क्वेश्चन है कि अमेरिका जैसे मुल्क में बहुत से लोग हैं, जॉन कैरी हैं, एल गोर हैं, मतलब ये लोग जो और बड़ी बड़ी इस तरह की लॉबिस्ट कंपनीज हैं या आपके थिंक टैंक्स हैं जो बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो वो और अमेरिका का सिस्टम आप बहुत बेहतर समझते हैं कि इन लोगों की आवाज कहीं ना कहीं तो मैटर करती होगी। करती है, मैटर करती है, ग्रेजुअली थोड़ी तब्दीली आती है, लेकिन अगर उसका असर हुआ होता बहुत ज्यादा तो फिर इनकी पॉलिसी में भी नजर आता। आपने देखा कि सदर ट्रंप आए और उन्होंने काफी नेगेटिव तब्दीलियां की इनकी पॉलिसीज में एनवायरमेंट के हवाले से, क्योंकि वो एनवायरमेंट की जो इस बात को बिलीव ही नहीं करते थे कि एनवायरमेंट को कोई नुकसान पहुंचा है, ग्लोबल वार्मिंग भी कोई चीज है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, उन चीजों को मानते ही नहीं। आप देखते हैं काफी उन्होंने जो प्रोग्रेस था उसको पुश बैक किया।
तो अगर इतना असर हो रहा तो आसानी से पुश बैक नहीं कर सकते थे। तो ये है कि इनकी बातें हैं, ये इनकी मौजूद है, कोशिश करते रहते हैं, मुसलसल सिंसियरली कोशिश करते हैं, लेकिन इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अभी तक माशरे पर बन नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल है अनवर इकबाल साहब, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बाइडन के जो डिनर है हम जो होस्ट करेंगे वो उसमें शिरकत करेंगे, कोई साइड लाइन पे उनसे मुलाकात भी कोई एक्सपेक्टेड है या नहीं है? कोशिश हो रही है, लेकिन मसला ये हो गया कि आज आपने सुना होगा आज उन्होंने तकरीर करनी थी, उनकी तकरीर डिले हो गई है, इसलिए कि वो लंदन जाके उनकी तबीयत खराब हो गई सदर बाइडेन की, और ये पहली दफा हुआ है यूएन की हिस्ट्री में यूएस के सदर की तकरीर डिले हुई, शायद अब कल हो। तो वो जो उनकी एक मैं समझूंगा एक तरह से हमारे वज़ीर आज़म जो है उनके लिए एक बैड लक होगा कि इस तरह हो जाए, लेकिन उनकी सेहत जो है सदर बाइडेन की वो आड़े आ सकती है। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। साहब ये अनवर इकबाल साहब को डिटेल भी हमें बता रहे थे, तो ये साइड लाइन्स पे जो मुलाकातें होती हैं, जैसे मैंने कुछ तफसील अपने इब्तदाइया में बताई कि फ्रांस के सदर, ईरान के सदर, चीन के वजीर आज़म, इसके साथ IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात है, बिल गेट्स से, जॉन कैरी से, इन मुलाकातों में बस रस्मी गुफ्तगू होती है या आगे फॉलो अप के लिए कोई अच्छा मवाद भी मिल जाता है कि उन पर काम भी किया जा सकता है, या सिर्फ प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज होती हैं? डिपेंड करता है कि क्या जी मैं ये कह रहा हूँ कि आइस ब्रेकिंग किस्म के मामला तय हो। आवाज आपको आ रही है? जी आ रही है। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी हाँ। तो मैं कहता हूँ ये आइस ब्रेकिंग किस्म की मीटिंग्स होती हैं, इसमें जो टॉकिंग पॉइंट्स जिस पर बात होती है उसको बाद में स्ट्रक्चर्ड वे में डिप्लोमेटिक चैनल से फॉलो किया जाता है, और ये एक अच्छा मौका होता है ममालिक के लिए कि वो अगर एक्सचेंज कर लें। बहुत दफा मौका नहीं मिलता है, सडनली मीटिंग मटीरियलाइज होती है। हम लोग दौड़ रहे होते थे GA की असेंबली में भी या किसी और मल्टीलैटरल फोरम पर, हमारी कोशिश होती थी ज्यादा हेड ऑफ स्टेट को अपने हेड ऑफ स्टेट से मिला दें या अपने हेड ऑफ गवर्नमेंट से मिला दें। तो बहुत दफा मौका नहीं मिलता था कि दूसरे हेड ऑफ स्टेट के डिप्लोमेटिक टीम को या हमें या पेरिस उसको बैठ के कोई एक्सचेंज कर लें अपने टॉकिंग पॉइंट्स। लेकिन जहां मौका मिल जाता है, जहां 4-5-6 दिन, एक हफ्ता, महीना पहले एक्सचेंज हो जाता है, वहां हमारे टॉकिंग पॉइंट्स भी एक्सचेंज हो जाते हैं, उस पर डिप्लोमेटिक चैनल से वर्किंग भी हो जाती है। तो लिहाजा ये आइस ब्रेकिंग से आगे बात चली जाती है। जो आइस ब्रेकिंग वाली बात होती है वो जो सडन मीटिंग GA के दौरान में किसी के पास टाइम स्लॉट बच गया, किसी हेड ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट के पास, तो फौरन वो मटीरियलाइज हो जाता है। तो आपके सवाल का मुख्तसरन एक लाइन में जवाब ये है कि यस, ये एक मल्टीलैटरल इतना बड़ा फोरम है कि यहाँ जो गुफ्तगू होती है उस गुफ्तगू को आगे फॉलो अप करना आसान हो जाता है। अच्छा सर, एक सवाल सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी बात माजरत बात काट रहा हूँ, एक सवाल है जो मैं जरूर पूछूंगा आपसे। ये जब बात हम करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब या कोई भी हेड ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे जाता है, साइड लाइन्स पे मीटिंग्स होती हैं, और नाज़रीन, वज़ीर आज़म इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की 77वें इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मौजूद हैं। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन के दरमियान मुलाकात हुई है। ये मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के 77वें इजलास का आगाज हो चुका है और इस मौके पर वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में मौजूद है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं और उसी सिलसिले की एक कड़ी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन के दरमियान मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। खुशगवार माहौल में ये बातचीत हुई है और आप ये मनाज़िर भी देख सकते हैं कि दोनों लीडर आपस में मिल रहे हैं और बाहमी दिलचस्पी के उमूर भी इस मुलाकात में ज़ेर गौर आए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के 77वें इजलास में शिरकत के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी इस मौके पर मौजूद हैं और उनकी मुलाकातें भी, वज़ीर आज़म की मुलाकातें भी शेड्यूल हैं और उसी सिलसिले में वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है फ्रांस के सदर से एमेनुएल मैक्रोन से। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर दोनों रहनुमाओं ने तबादला ख्याल किया है। खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।
मतलब उनकी रिकमेंडेशन क्या है, उन पर क्या अमल दरामद हुआ, क्या उनकी रिपोर्ट्स हैं? हर साल हमें पता चलता है कोई बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, कोई पढ़ता भी है उन्हें नहीं पढ़ता, क्या होता है? बड़ा अच्छा पॉइंट शहजाद साहब ने छेड़ दिया है। मसला ये एक तो पहले एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं या क्लाइमेट के इश्यूज हैं, इनकी ना कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं, ना इनकी कोई जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं। लिहाजा सोल्यूशंस जितने भी इनके ढूंढने पड़ेंगे, हमें साइंटिफिक ढूंढने पड़ेंगे, हमें पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। पॉलिटिकल विल रिक्वायर्ड है, लेकिन पॉलिटिकल सोल्यूशंस या उसके वो नहीं मिलेंगे, हमें साइंटिफिक सोल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा। अमेरिका में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वहाँ पर लोग साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, फिर अच्छे जर्नल में पेपर पब्लिश होता है, फिर उस पेपर पर डिस्कशन होती है। उस पेपर का क्रक्स जो सा है सलीस ज़बान में उनके जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स या फाइनेंशियल टाइम्स में पब्लिश होते हैं आम पब्लिक के लिए, उसको सामने रखते हुए उनकी गवर्नमेंट जो सी है ना पॉलिसीज बनाती है। सो आप देखें डिफरेंस क्या है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है अभी, जो मतलब जिस तरह आपने भी वर्ड यूज़ किया कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल यहाँ आए हुए थे, उन्होंने खुद देखा तो उनकी बात की बड़ी वेटेज है। मैं कहता हूँ हमारे अपने डाटा में, हमारे अपने साइंटिस्ट में इतनी कैपेबिलिटीज गवर्नमेंट में होनी चाहिए थी कि हम एक बात कहते हैं वो उसी ट्रस्ट से वहाँ पर पहुँचती, किसी को देखने की भी जरूरत ना होती। अब उन्होंने कितने विजिट्स किए होंगे यूएन सेक्रेटरी जनरल ने, कितने हैं, ठीक है। तो एक डाटा कलेक्शन और इसका जो साइंटिफिक सोल्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। इंटरनेशनल लेवल पर तो जाहिर सी बात है हम इस वक्त क्योंकि एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यूनाइटेड नेशंस में है, तो जाहिर सी बात है लोग किसी की ख्वाहिश तवक्को भी रखते हैं, और ख्वाहिश भी ये है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, इमदाद मिले जितने, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म रिलीफ है। जैसे मैंने इदारों की बात की, जैसे आपकी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, आपकी एग्रीकल्चर की रिसर्च काउंसिल हैं, मतलब अभी वक्फे में हम बात कर रहे थे कि जो हमसाया ममालिक है वहाँ से जो सब्जियाँ आ रही हैं उनकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क है, यानी कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हमें नज़र आती हैं। तो क्या वजह है कि हम बावजूद जानते हुए सारी चीज़ें वो क्या करते हैं कि उनकी रिकमेंडेशंस बस हवा में उड़ा दी जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, क्या होता है? दो चीज़ें ना, सबसे पहले तो एक तो पॉलिसी बनाना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कराना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी रिसोर्सेज भी चाहिए ना। आप कंट्री में, मुल्क में देखें तो आप कितने रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं मिनिस्ट्रीज को, उन डिपार्टमेंट, आपकी प्रायोरिटी क्या है, टॉप प्रायोरिटी एजेंडा क्या है आपका। आप बजट एजुकेशन देखें तो कितना बजट किधर जाता है, फिर कितना बजट उनको जाता है। ये तमाम जो फैक्टर्स हैं जो कि उसको वो करते हैं, जो उनकी प्रोग्रेस। आपके ख्याल में ये क्लाइमेट चेंज जो है ये किस एजेंडा आइटम होना चाहिए, कौन सा? मेरे मुताबिक तो जाहिर सी बात बीइंग एनवायरमेंटल साइंस, मैं कहता हूं टॉप मोस्ट एजेंडा पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी इकोनॉमी को भी हिट कर रहा है, आपके पुअर को भी हिट कर रहा है, आपकी हर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हिट कर रहा है। मतलब ये हर सेगमेंट को। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान के हवाले से क्यों टॉप प्रायोरिटी एजेंडा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा जखीरा है स्नो का हिमालयाज में। अब वो स्नो मेल्ट हो रही है, और उसका पानी जा रहा है सीधा अरेबियन सी में। अगर वो ग्लेशियर्स ना रहे तो फिर हम क्या करेंगे? हमारी जो 40% पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है मेल्ट वाटर पे जो ग्लेशियर से आता है। लेकिन हम जब बात करते हैं कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इट्स लेस देन 1%, तो अगर हम अपने कंट्रीब्यूशन को यहीं तक रखें तो हम कैसे बचा सकते हैं? कि वही दिस इज द डिफरेंस। बात ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है। हमें इस तरफ तो ठीक है, हम अगर एमिशन में रिडक्शन करते हैं तो हमें और फायदे होंगे, एयर पोल्यूशन हमारी कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन शायद हमारा इतना रोल नहीं होगा मिटिगेट करने में। हमारे लिए जो पॉलिसीज बननी चाहिए एडेप्टेशन साइड पे बननी चाहिए, ताकि हम जो इफेक्ट्स आ रहे हैं उससे अपने आप को बचा सकें। मिसाल के तौर पर देखें, अभी लोग फ्लड्स, पूरा पाकिस्तान तकरीबन पानी के नीचे है। इससे पहले लास्ट 2 वीक्स में या लास्ट मंथ में इंडिया और बांग्लादेश में ये हालत बनी हुई थी, ठीक है ना। लेकिन मैं एज ए एनवायरमेंटल एक्सपर्ट, मुझे बड़ा दुख होता है जब पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल हुए बगैर समुद्र में जाकर गिरता है, बिल्कुल, क्योंकि हम इसके बाद ड्राउट आ जाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आखिरी आपसे सैयद मोहम्मद अली साहब, आप एक तो पहले इतना चाह रहे थे। जी, मैं आपने जो बात की थी उस पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से क्विकली मैं कमेंट ये करना चाह रहा था कि देखें, हमारे जो साइंसदान हैं और हमारे जो मुहक्किकीन हैं जो कि बहुत दस्तरस रखते हैं अपने मुख्तलिफ मज़ामीन और बहुत अहम इशूज़ पे, उनका जो फासला है वो बहुत अरबाब इख्तियार और हुक्काम बाला से बहुत ज़्यादा है। तो जो बुनियादी फ़र्क है, जिस तरह इन्होंने भी बात की अमेरिका में पॉलिसी कैसे बनती है, तो थिंक टैंक जो होता है ना वो नॉलेज, वेल्थ और पावर के दरमियान ब्रिज होता है। तो हमारे यहाँ ये ब्रिज नहीं होता, ठीक है। तो असल मसला ये है कि हमारे स्कॉलर और पॉलिटिशियन और साइंटिस्ट ने तो सोल्यूशन देना है, लेकिन उसको पॉलिटिकल विल में कन्वर्ट कौन करेगा? वो थिंक टैंक करेगा, या अमेरिका में लॉबिंग फर्म करेगी, या यूएस कांग्रेस में एक डिबेट होगी। तो क्या कभी इनको बुलाया गया है पार्लियामेंट में टेस्टिफाई करने के लिए कि जी आप बताएं एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट
کہ اس کی کیا امپلیکیشن ہے اور ہمارے پاس کیا آپشن. آپ نے درست بات کی. ایک چیز ضرور میں آپ سے پوچھوں گا کہ وزیر اعظم صاحب ابھی کتنا مشکل ٹارگٹ لے کے گئے ہیں کہ جیسے انور اقبال صاحب بات کر رہے تھے کہ جو عرب کنٹریز ہیں یہ یورپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کا جھکاؤ کہاں ہے, وہ کدھر فنڈ کر رہے ہیں, وہ کہاں پہ اپنے ریسورسز ڈائیورٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت مشکل ٹائم ہے پاکستان کے لیے 3 وجوہات سے. نمبر 1, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے وہ بہت پولرائز نظر آ رہی ہے. روس, چین اور امریکہ کے درمیان مختلف وجوہات کی وجہ سے مخاصمت کی فضا ہے, جس لیے کسی بھی ایشو انکلوڈنگ انفارچونیٹلی کلائمیٹ چینج پہ کنسنسس ہونا بہت ضروری لیکن مشکل نظر آتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پاکستان کے لیے فوڈ اور ہیومن اور اکنامک سیکورٹی کے بہت گریو اور کرٹیکل چیلنجز ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, تو ہمیں ٹھیک ہے اپیل ہم نے کروا دی سیکرٹری جنرل کے ذریعے UN کے, اور ہم ابھی بھی کریں گے جا کے اپیل, بٹ دا پوائنٹ از کین یو انسینٹیوائز اٹ. ایک بہت اسمارٹ نیریٹو سیکورٹی جو UN کے سیکرٹری جنرل صاحب نے دیا, وہ صرف اپیل نہیں کی, اس میں جو دیکھیں آرگومنٹ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ باقی دنیا اگر یہ سمجھتی ہے تو یہ صرف مورل آرگومنٹ نہیں ہے کہ ہم پاکستان 1% سے کم کاربن ایمیشن کر رہا ہے لیکن سفر زیادہ کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے, جس طرح انہوں نے کہا کہ جغرافیکلی تو کوئی فرق نہیں ہے, تو اگر دنیا کی بڑی طاقتیں اپنی کوالٹی آف لائف اور ویلتھ کو پروڈیوس کر رہی ہیں اور مینٹین کر رہی ہیں ایٹ دا کاسٹ آف دا دیئر رسپانسبلٹی اینڈ نیگلیکٹ ٹورڈز دا ہیو ناٹس, ٹورڈز دا گلوبل ساؤتھ, تو کل وہ اپنے آپ کو اس آئی لینڈ آف پراسپیرٹی اینڈ سیکورٹی میں نہیں رکھ سکیں گی. یہ فال آؤٹ ان کو بھی آنا پڑے گا. تو اگر آج وہ کمٹ کرتی ہیں اپنی کاربن ایمیشن میں ریڈیوس کر کے, یا جن کنٹریز پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے ان کو ہیلپ کر کے, تو گریجولی اور انکریمنٹلی یہ پوری گلوبل جو انوائرمنٹل سیکورٹی ہے اس کی جانب ایک ٹائملی اور سبسٹینٹیو کنٹریبیوشن اور کمٹمنٹ ہوگی. نہیں, لیکن ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات ہو رہی تھی, ان جیسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں, بہت بڑی بڑی ایسی انڈسٹریز ہیں کہ جن کا امیشن بہت زیادہ ہے لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایٹ دا کاسٹ آف گلوبل ساؤتھ. جی کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی صاحب, اسی پہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ صرف پالیٹیشینز نہیں ہیں, کچھ سائنٹسٹ ہیں, گروپ آف سائنٹسٹ ہیں جو کہ مطلب اس چیز کو کہہ رہے تھے, کیونکہ جب کلائمیٹ چینج پہ کوئی بھی ایکشن لیتے ہیں تو آپ کو اس کی مطلب اس کی اکنامک پرائس کچھ نہ کچھ پے کرنی پڑتی ہے آبویسلی, کیوں کٹ ڈاؤن کرنا ہے, کیونکہ الٹرنیٹ شاید اتنے زیادہ نہ ہو اتنی بڑی اکانومی کے ساتھ. تو میں اس میں دوسری بات یہ ہے صاحب کہ ہر چیز کو نا پولیٹیسائز نہیں کیا جا سکتا. مطلب ایک جو نیچر کے ایشوز ہیں اس کو کسی بھی صورت, یہ بالکل اس کا ایک ہی سولوشن ہے, وہ سائنٹیفک سولوشن, اور اس کو امپلیمنٹ کرانا پولیٹیکل گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی, ہو ایور از ان دا گورنمنٹ, اسٹیٹ میں جو ہے ہر ایک بندے کی ریسپانسبلٹی, دیٹس اٹ. یہ ایک فائنل میسج. تو میں تھوڑا سا, اور آپ نے اس سے پہلے ریال پالیٹکس کی بات کی تھی, کوئی ملک کے مطلب بڑا ڈیولپ کنٹریز ہے, GDP اوپر جا رہا ہے, گروتھ ہو رہی ہے, وہ کیوں چاہے گا کسی غریب ملک کی مدد کرنے میں اپنی گروتھ کم کر دیں؟ آئی ایگری وتھ یو. دیکھیں اگر کاربن ایمیشن, دیکھیں کوئلہ سستا ہے نا, کوئی نظریاتی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئلہ چیپ ہے, وہ انوائرمنٹلی ڈیمیجنگ ہے, اسی لیے دنیا کے 3 بڑی اکانومیز جو ہیں وہ اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. آپ بھی تو کوئلہ امپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں افغانستان سے, تو ایشو یہ ہے کہ وہ چیپ ہے اور اویلیبل ہے, دیٹس دا پوائنٹ. تو انفارچونیٹ وٹ از دا باٹم لائن, دا انفارچونیٹ ریال پالیٹک کے مطابق باٹم لائن یہ ہے کہ اپنی کوالٹی آف لائف کو کوئی دوسرے ملک کے لیے کمپرومائز اور ریڈیوس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب تک, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ آرگومنٹ وہ ہے جس میں وزڈم بھی ہے, انسینٹیو بھی ہے اور وارننگ بھی ہے, جو کہ UN سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ہم ایک پلانٹ پہ رہتے ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آج پاکستان سفر کر رہا ہے تو کل کو امریکہ یا چین یا جاپان یا ہندوستان سفر نہیں کرے گا. تو اگر ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم سے یہ معاملہ بھی بڑی دور ہے, تو اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ ان کے اوپر بھی اس کے اتنے ہی برے اثرات آئیں گے. تو ان کے لیے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ابھی وہ پاکستان جیسے ان ممالک کی ہیلپ کریں اور اپنی کاربن فٹ پرنٹ کو بھی کم کریں, ایمیشن کو کم کریں, اپنے اوپر پابندیاں لگائیں, اور جن ممالک کے اوپر زیادہ نیگیٹو اثرات ہو رہے ہیں UN جیسے فورم کو استعمال کر کے ایسی منصوبہ بندی کی جائے. دنیا کا سب سے بڑا
मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी का ये फोरम है, वहां से ऐसी मंसूबा बंदी होनी चाहिए। और जो बड़ी ताकतें हैं, आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, खासतौर पर अमेरिका, उसके ऊपर ये मोरल, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि दुनिया उसको वर्ल्ड लीडर के तौर पर समझे, तो वो क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल चैलेंज के मामले में भी दुनिया को लीड करे और एक ऐसा इनिशिएटिव हो जिसमें वो दुनिया की सपोर्ट के जरिए एक रिस्पॉन्सिबल और सब्सटैंटिव और कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल लेके आए, जो कि दुनिया के दरमियान ये मामलात को डील भी करे और उसके जो नेगेटिव असरात जिन ममालिक खुसूसन पाकिस्तान पे आयद हो रहे हैं उनसे मिटिगेट करने और मैनेज करने में मदद भी दे। बिल्कुल ठीक। एम्बेसडर साहब, अभी वजीर आजम हो या वजीर खारजा या पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा हो जो बाहर जाते हैं या बाहर जो इनकी अपॉइंटमेंट्स हुई नहीं है, क्वेश्चन इस के जब पाकिस्तान के अंदर से सियासी मुखालफत की बुनियाद पर तनकीद होती है कि जी ये दौरा नहीं होना चाहिए था, इस मौके पे पाकिस्तान में सैलाब आया है, तो इस चीज़ को मतलब कितना ये मुनासिब है कि जानते बूझते हुए अगर आप ऐसी बात करें कि अगर आपके हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, तो मकसद ये है कि सैलाब ज़दगान की मदद करेंगे, लोगों से बात करेंगे, वहाँ पे आलमी बरादरी की तवज्जो इस तरफ मरकूज कराने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो पीछे अगर आपके सियासी मुखालफिन कोई बात करते हैं तो इस वक्त ये बात आपके ख्याल में कितनी डैमेजिंग होती है, या आप जब सर्विस में थे तो कोई ऐसी चीज़ आती होगी कि जिस पे आपको भी बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने जवाब देना पड़ता होगा, एक्सप्लेन करना पड़ता होगा? देखिए, बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाती है हमारे डिप्लोमेट्स के लिए जब अपने मुल्क में इस किस्म की गुफ्तगू हो रही हो और अपने ही मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर या वहाँ जो हेड ऑफ स्टेट जाता है इस मामले में हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो उसको हम नीचा दिखाने की कोशिश करें दुनिया अवाम के सामने। जाहिर है जब हम मीडिया पे लेके आते हैं बात को और बड़े बड़े जलसे जुलूसों में लेके आते हैं तो फिर सूरत हाल ऐसी हो जाती है। और उसमें फिर ये कहते हैं ना कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, और ये घर की बात है घर में रहे तो अच्छा है। जब पाकिस्तान से बाहर कोई भी पाकिस्तानी जाता है तो वो पाकिस्तानी होता है और पाकिस्तान का इंटरेस्ट उसको मुकद्दम होना चाहिए। तो चेजा के बड़े पॉलिटिशियंस हमारे अगर इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसको मलाइन करना शुरू करेंगे तो फिर वो पाकिस्तान का ही नुकसान होगा और फिर उसको डाउटफुल हो जाती हैं चीजें और दुनिया अक़वाम इसको डाउट में देखना शुरू कर देती है। क्योंकि अगर आज का एक पॉलिटिकल लीडर और बड़ी पार्टी का पॉलिटिकल लीडर अगर इस किस्म की नुक्ताचीनी करे तो कल वो पार्टी में आएगा तो उसने यही, जब पावर में आएगा तो उसने यही करना है, तो उसका हमेशा एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि हम उतने ही ताकतवर हैं बाहर जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, जितनी की ताकत आप अपने मुल्क में अपने लिए गेन करते हैं अपने पॉलिसीज के जरिए, अपने इकोनॉमी के लिए जरिए, अपने सिक्योरिटी के जरिए, तो इस तरह आप बाहर उस चीज को प्रोपेल कर सकते हैं। पॉइंट आपके लिए बड़ी एम्बैरसिंग जी एक पॉइंट ये है कि जो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज हैं और पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है और हुकूमत पाकिस्तान उनसे राब्ते में है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जो है वो हेल्प ली जाए। सो जब कोई सियासी रहनुमा ऐसी बात करेगा कि जी अगर फंड आएंगे तो वो करप्शन की नज़र हो जाएंगे, या ये कि फंड इनको इसलिए नहीं दिए जा रहे कि उनका जो कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब बकौल उनके, तो इन बातों का असर होता है उन एजेंसीज पे या उन ममालिक पे या नहीं होता? वो समझते हैं कि जैसे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ही है। मैं आपको हाल ही में जो यूएनडीपी के यहाँ मार्क एंड्रे अभी उनकी पोस्टिंग हुई है यहाँ से, मैं यूएनओ में भी मैंने खिदमात पर अंजाम दिए हैं 9.5 साल मुख्तलिफ ममालिक में, तो उनके बयानात के मुताबिक और उनका इम्प्रेशन यही है कि ये सियासतदान जो यहाँ है वो जिस लिहाज से जो फंड्स मिलते हैं उसको खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से अवाम की नागुफ्ता हालत है। ये भी की बात है अक्टूबर 2021 की कि पूरा वो बिजनेस रिकॉर्डर में अपना एक पूरा इंटरव्यू शाया करके गए हैं। तो आप जो ये बता रही हैं उसका तो आपको काशी मैंने यही दे दी, उसका इम्प्रेशन यकीनन खराब होता है। और हम अगर अपने हालांकि मैं क्योंकि रहा हूँ डोनर एजेंसी से मैं एंगेज रहा हूँ हमेशा, उसमें ये होता है कि उनके अपना निज़ाम जो अकाउंटिंग का है, ऑडिट का है, बड़ा ही उनका मजबूत और मजबूत निज़ाम होता है। उसमें कोई चीज उसको हेरा फेरी करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको मलाइन करना शुरू कर दें तो जो प्लेजेज हैं वो पहले ही दुनिया डोनर फटीक के जद में है,
और वो प्लेजेस आपके मजीद मटेरियलाइज होने में जैसे कि कम हो रहे हैं, मजीद कम हो जाएं। और आप याद रहे कि यूक्रेन के लिए $335 बिलियन की उन्होंने डिमांड दी है, और इस वक्त यूक्रेन जो है प्रायोरिटी है पूरे डेवलप्ड वर्ल्ड का, अमेरिका के। तो उस लिहाज से हमारे लिए हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं अगर हम इस किस्म की बात करते हैं। और हमारे जी वेरी राइट। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्टेप्स क्या लेने? शॉर्ट टर्म तो हमें रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू की तरफ जाहिर सी बात है लोगों को एडजस्ट करना है, जिनके ज़मीनें रोड हो चुकी हैं, जिनके घर तबाह हो चुके हैं, उनको पहले रेस्क्यू करना है बड़ी बड़ी। लॉन्ग टर्म में फिर मैंने जैसे आपको कहा कि जो पानी का एक कतरा भी अगर अरेबियन सी में जाता है तो हम जैसे लोगों को दुख होता है, हमें लॉन्ग टर्म पे जाना पड़ेगा। हमें रिजर्वायर, डैम्स, डाइवर्जन स्ट्रक्चर, जो कुछ हम कर सकते हैं वाटर को कन्वर्ट, हम पानी को उधर कन्वर्ट करें, डाइवर्ट करें जहां पर हम उसको इरिगेशन के लिए यूज कर सकें ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। आपने पूरे मुल्क का सर्वे यकीनन किया होगा अपनी रिसर्च के लिए। हम कालाबाग डैम पे आके हम रुक जाते हैं, इसके अलावा भी कोई मतलब ऑप्शन है हमारे पास या यही डैम बनना नागुज़ीर है आपके ख्याल में? देखिए कालाबाग डैम रेड लाइन जाहिर सी बात है उसको बड़ा मुश्किल है क्रॉस करना, क्योंकि इशू बड़ा पोलिटिसाइज हो गया है। अब देयर आर मोर फीजिबल साइट्स, आप बड़े डैम भी बना सकते हैं जी, बहुत ज्यादा उसका सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं, बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे डैम्स आप बनाए, छोटे छोटे बैराजेस बनाए, डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स बनाए। बहुत से डैम सर बह गए जब सैलाब आया बलूचिस्तान में, हमें बताया गया। नहीं देखिए इसलिए भी है ना कि पानी की फ्रीक्वेंसी जाकर सारा पानी बलूचिस्तान और सिंध में जाकर कन्वर्ज हुआ है ना। आप देखिए उसकी इंटेंसिटी, अगर डैम होते तो ये पानी का रिला इतना वहां ना पहुंचता, दवाई ना मचाता, इम्पैक्ट कम हो जाता, इम्पैक्ट कम हो जाता है। सी बात है, आप एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर देखिए आपके हिमालय से, इंडस से, बलूचिस्तान के हिल्स से स्नो का मेल्ट वाटर, ग्राउंड वाटर जो मतलब है वाटर टेबल राइज हुआ है, जो स्प्रिंग्स का वाटर है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स, सारा का सारा किधर कन्वर्ज हुआ है? सिंध में जाकर कन्वर्ज हुआ है, बलूचिस्तान में जाकर कन्वर्ज हुआ है। तो ये ना कन्वर्ज होता, अगर छोटे छोटे रिजर्वायर होते हैं हम डाइवर्ट कर रहे होते इस आराम से। बिल्कुल वो अच्छी टेक्निक्स है, बिल्कुल ठीक। ये लॉन्ग टर्म और इसमें हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की हेल्प चाहिए। फाइनली जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, खासतौर पे चीन है, चीन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उसका कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा ज़्यादा ही है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा है। उनसे हम जब सी पैक की बात करें या आपस के बायलैटरल हमारे जो भी मुआहदे चल रहे हैं, उसमें इस चीज़ को कितना ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा डलवाना कि आपने जो इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज है इस पे आपने टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली, अदरवाइज आपने हेल्प करनी है पाकिस्तान? वेरी क्विकली जो उस टाइम का हमें डोमेस्टिकली हम क्या कर सकते हैं और इंटरनेशनली हम क्या कर सकते हैं। इट्स नॉट चाइना स्पेसिफिक, बल्कि आप जानते हैं जैसे आपने विदाइया में भी कहा कि वज़ीर आज़म की मुलाकात IMF की लीडरशिप से भी एक्सपेक्टेड है। आई थिंक क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सिक्योरिटी चैलेंज के तौर पे उभरा है। हम कोविड से निकले हैं, एक हेल्थ क्राइसिस से निकले हैं। UN की लीडरशिप और सक्सेस और फ्यूचर डिपेंड करता है इस बात पे कि क्या वो इमर्जिंग ग्लोबल ह्यूमन हेल्थ और क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस का टाइमली इफेक्टिव सोल्यूशन मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी से ऑफर करता है या नहीं करता। नंबर वन, कश्मीर के ऊपर तो उन्होंने आज तक कुछ किया नहीं है, नंबर वन। तो लेट्स नॉट ऐड टू देयर फेलियर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक आवर प्राइम मिनिस्टर शुड एम्फसाइज दिस इन हिज स्पीच। नंबर टू, कि IMF, वर्ल्ड बैंक हो या CPEC हो, जो भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, आई होप कि उसमें भी क्लाइमेट चेंज के जो अनएक्सपेक्टेड बट सिग्निफिकेंट, उसको लीगल टर्म में कहते हैं फोर्स मेजोर, उसका जो क्लॉज होता है उसको एम्फसाइज और एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है कि उसकी जो नेगेटिव इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है जिसकी वजह से हमारी वो रिफ्लेक्ट ना करे। और तीसरी बात, जस्ट टू ऐड वन पॉइंट जो इन्होंने बात की, वो ये है कि देखिए हम जो फ्यूचर में वाटर सिक्योरिटी के जो भी मेजर्स लें उसमें तीनों लेवल पे लेने की जरूरत है। सिर्फ ये नहीं कि छोटे डैम बनाएं, देखिए हमारे बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद इज द ओनली सिटी विच इज प्लान्ड। आपके पूरे दरियाओं के करीब जो कंस्ट्रक्शन है, क्या वहां पे कोई रेगुलेशन है, बिल्डिंग रेगुलेशन? इस पे काम करना यकीनन बहुत जरूरी है।